हेलो क्लास 10th, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज किस बोले हम देखने जब मंथली टेस्ट होने वाला सामाजिक विज्ञान का 6 अक्टूबर को उसके क्वेश्चन आंसर को देखने वाला है कक्षा 10वीं के लिए। ठीक है, तो लोग अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन पर जरूर जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक करके अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, हम लोग टोटल 12 प्रश्न को देखने वाले ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला करके। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को और हम लोग सारा का सारा सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को काफ़ी ज़्यादा आसान भाषा में समझने वाले हैं। और आसान भाषा में इस चीज़ को लिखा गया है ताकि आप लोग को आसान भाषा में समझ में आ सके। ठीक है, ताकि आप लोगों को रटने का आवश्यकता नहीं पड़े। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न को। सेक्शन ए का वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बोलता है संघ सूची के विषय में निम्न को शामिल किया गया है। निम्न को शामिल किया गया है, संघ सूची के विषय में बोल रहा है। तो ऑप्शन दिया गया आपके पास पुलिस, प्रतिरक्षा, विवाह या फिर व्यापार। तो संघ सूची के विषय में कौन सा शामिल किया गया है? ऑप्शन में बी यानी कि प्रतिरक्षा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका परिवहन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो परिवहन जो आपका द्वितीयक आर्थिक क्रिया है, यानी कि ऑप्शन सॉरी तृतीयक आर्थिक क्रिया है, क्योंकि वो क्या करता है, सेवा प्रदान करता है ना। तो आपको ऑप्शन नंबर सी तृतीयक आर्थिक क्रिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका रेडर पेस्ट नाम की बीमारी अफ्रीका में सबसे पहले किस शतक के आखिरी सालों में दिखाई दी? तो ऑप्शन आपके पास 1880, 1991, 1992 या फिर 1998। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1880 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका दुनिया में आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? तो दुनिया में आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन दिया गया आपके पास 1929, 1945, 1980 या फिर 1880। तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत जो हुई थी आपका वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1929 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका प्रारंभिक कृषि को झारखंड में किस नाम से जानते हैं? तो प्रारंभिक कृषि को झारखंड में किस नाम से जानते हैं? ऑप्शंस दिया गया आपके पास कुरुआ, वालरे, पोडू या फिर झूम। तो प्रारंभिक कृषि को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कुरुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका नॉइस बैकग्राउंड में आ रहा है उससे आप लोग अवॉइड करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका निम्न में कौन एक रबी फसल है? निम्न में से कौन एक रबी फसल? तो ऑप्शंस दिया गया पास चना, चावल, कपास, सोयाबीन। रबी फसल मतलब ठंडे के दिनों में जो आपका निकलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि चना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसका कि सीजन आने वाला है। तो ये था आप लोग का 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, तो सेक्शन बी में आपका 4 प्रश्न आ जाता है, 2-2 मार्क्स के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले 7 नंबर प्रश्न को। इसे देखने से पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन पर जरूर जरूर कर देना। और भी सारे सब्जेक्ट का चैनल पर अपलोड हो रहा है। अभी बाद में अगर आप वीडियो तो देख रहे हो तो जा करके देख लो, अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से आप लोग सारे सब्जेक्ट का देख सकते हो। ठीक है, और आपका दे दिया गया डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल के लिंक, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लेना, क्योंकि जैक बोर्ड से रिलेटेड सारा का सारा अपडेट वहीं पे देता है। लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया उसका। तो हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न बोलता है आपका 7 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 किन राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान करता है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 371 है वो किन राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 किन राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो यहाँ पे आंसर देख सकते हो उत्तर में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 और उसके बाद के अनुच्छेद जैसे कि 371 ए, 371 बी, 371 सी, ये सारे के सारे क्या है 371 के अंदर है। कुछ राज्यों को उनकी विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक जरूरतों के आधार पर विशेष दर्जा प्रदान करते हैं। इसमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और पूर्वोत्तर के राज्य जैसे नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा शामिल है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपका अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किन क्रियाओं को शामिल किया जाता है? यानी कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंदर किन क्रियाओं को शामिल किया जाता है आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसके आंसर को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला था आपका अर्थव्यवस्था के अंतर्गत
अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किन राज्यों को शामिल किया जाता है? तो उत्तर दिया गया पास प्राथमिक क्षेत्र में वे सभी गतिविधियां शामिल होती हैं, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में वो सभी गतिविधियां शामिल होती है जो सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन करती है। ठीक है, ऐसा आप लोगों का परिभाषा यहाँ पे बताया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इसे कृषि और संबद्ध क्षेत्र भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है किसका? प्राथमिक क्षेत्र का। तो आप लोग लिखना जरूरी है क्योंकि 2 मार्क्स का है। उदाहरण के लिए कृषि, 2 उदाहरण भी लिख सकते हो यहाँ पे चलेगा। कृषि और पशुपालन सिर्फ लिख करके छोड़ देना, यहाँ पे ज़्यादा आप लोग को बताने का, समझाने का प्रयास किया गया है। जो आपको समझ में आए इसमें से आपको 2 थोड़ा लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो तो लिखा गया आपका कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन दिया गया। यहाँ पे 4 उदाहरण यहाँ पे दिया गया, 5 उदाहरण। तो आपको इसी में से कोई 2 को लिख देना है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी आसान प्रश्न है, तो इसे देखने से पहले एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग तो वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोग को हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका कौन लो क्या है? कौन लो यानी कि अनाज कानून। यहाँ पे कौन लो का मतलब यहाँ पे लिख दिया गया अनाज कानून। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि काफ़ी आसान भाषा में लिखा गया, जो कि आप लोग सिर्फ पढ़ोगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब आगे बोलते हैं ब्रिटेन में 19वीं सदी के शुरुआती सालों में लागू किए गए कानून थे। कौन था? कौन लो। ठीक है, तो उसके बाद बोलता है आपका इन कानूनों के तहत अनाज जैसे कि मक्का, कॉर्न के आयात पर भारी शुल्क लगा दिया गया था। आगे बोलता है आपका इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन के अपने किसानों को सस्ते विदेशी अनाज की प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन से बचना था। ठीक है, हालांकि इसके कारण ब्रिटेन में अनाज की कीमतें बहुत बढ़ गई, जिससे गरीब लोगों के लिए भोजन महंगा हो गया। इन कानून के बाद में 1846 में ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, कब खत्म कर दिया गया था? 1846 में ख़त्म कर दिया गया था। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं, जो कि आपका 2 मार्क्स के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद हम लोग 3-3 मार्क्स वाले प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो लोग वीडियो को देखो और एग्जाम में धमाका मचा करके आना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपका मोटे अनाजों में किन्हें शामिल किया जाता है, यानी कि मोटे अनाज जो आप लोग सुनते हो नाम, उसमें किन अनाजों को शामिल किया जाता है आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो काफ़ी आसान प्रश्न है, जिसे हम लोग आंसर को देखोगे आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया था आपका मोटे अनाजों में किन्हें शामिल किया जाता है। तो इसके हम लोग आंसर को देख लेते हैं। मोटे अनाज में वे पोषक तत्व भरपूर अनाज शामिल होते हैं। वे पोषक तत्व भरपूर अनाज शामिल होते हैं जिन्हें कम पानी और कम उपजाऊ मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। ठीक है, इन्हें सुपर फूड भी कहा जाता है। जैसे आप लोग देख लो, उदाहरण में आप लोग 2 उदाहरण को भी सिर्फ लिखना है। ठीक है, जवार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया। इसके अलावा कुटकी, कंगनी, चीना, कोदो जैसे छोटे अनाज भी मोटे अनाजों की श्रेणी में आते हैं। तो सिर्फ 2 उदाहरण को ही लिखना, जवार हो गया, बाजरा हो गया। ठीक है, रागी को भी लिख सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 12 जो आता है सेक्शन सी के अंदर का आता है, जो कि 3-3 मार्क्स से 2 प्रश्न होने वाला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, जो कि जिसको कि एक प्रश्न के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है आपका खरीफ फसल के अंतर्गत कौन सी फसलों को शामिल किया जाता है? खरीफ फसल बोल रहा है। ठीक है, तो इसे देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बस एक क्लिक तो करना, आप लोग वीडियो देखते रहोगे एक क्लिक नहीं कर पाते हो। चैनल सब्सक्राइब के बटन पर बस एक क्लिक कर दो। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 के हम लोग आंसर को देख लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 को भी साथ में देख लेंगे। ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है आपका खरीफ फसल के अंतर्गत कौन सी फसलों को शामिल किया जाता है? तो खरीफ फसलें वे फसलें हैं जिन्हें मानसून की शुरुआत में बोया जाता है और सितंबर-अक्टूबर के आसपास काट लिया जाता है। ठीक है, इन्हें बोते समय अधिक तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। प्रमुख खरीफ फसलें के हम लोग देखने वाले हैं। तो आगे बोलता है आपका इसका प्रमुख खरीफ फसलें में आपका क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले आपका आता है अनाज में आपका आ जाएगा धान, मक्का, जवार, बाजरा आ जाएगा। आपका क्या है खरीफ फसल में आता है। ठीक है, उसके बाद दालें में आपका अरहर आ जाएगा, मूंग आ जाएगा और उड़द आ जाएगा। उसके बाद तिलहन में आपका आ जाएगा जिससे हमको तेल प्राप्त होता है, मूंगफली, सोयाबीन और तिल। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। यहाँ पे आगे भी लिखा गया इसमें अन्य कपास, गन्ना जो भरपूर पूरे साल की फसल पर खरीफ के साथ गिनी जाती है। यहाँ पे जूट भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 बोल था आपका ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका फाइनल एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ। आपका मंथली टेस्ट में तो आने ही वाला, लेकिन फाइनल एग्जाम के लिए बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है,
तो इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं। आंसर बोलता है आपका ब्रिटेन वुड्स समझौता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जुलाई 2044 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में स्थित ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, यहाँ पे बोला क्या है, न्यू हैम्पशायर में स्थित ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ? अमेरिका में। ठीक है, उसके बाद अब कहा जाता है अर्थ और उद्देश्य, यानी कि इसका जो अर्थ क्या था और उद्देश्य क्या था किसका? ब्रिटेन वुड्स का। तो यहाँ पे बोलता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था की नींव। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध के बाद दुनिया को आर्थिक स्थिरता प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पूर्ण रोजगार को बनाए रखना था। स्थिर विनिमय दर प्रणाली। इस समझौता ने एक ऐसी प्रणाली स्थापित की जिसमें विभिन्न देशों की मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर के मूल्य से जोड़ा गया। बदले में अमेरिकी डॉलर को सोने के लिए के एक निश्चित मूल्य से स्थिर कर दिया गया। ठीक है, तो आगे बोलता है आपका संस्थानों का निर्माण। इस समझौते के कारण ही दो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों जैसे कि IMF का आप लोगों को नाम सुना होगा, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई, जिन्हें मुख्य सामूहिक रूप से ब्रिटेन वुड्स संस्थाएं भी कहा जाता है। ठीक है, तो यही था आप लोग का 12 क्वेश्चन आंसर। ठीक है, मंथली टेस्ट सामाजिक विज्ञान का क्लास 10वीं के लिए। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब मत भूलना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए बाय बाय।